नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर। लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ बिल। विधेयक के पक्ष में पड़े 125 और विरोध में 105 वोट। बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का विपक्ष का प्रस्ताव भी गिरा। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम समेत तमाम दलों के 43 संशोधन भी हुए खारिज। और विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया सदन को जवाब। कहा, नागरिकता देने के लिए है बिल, लाखों नागरिकों के अधिकारों की होगी रक्षा। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखने का दिया भरोसा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को आज राज्यसभा से भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े, जबकि विरोध में 105 मत पड़े। विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने समेत तमाम संशोधन सदन से खारिज हो गए। इस विधेयक के जरिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया जाना है। इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जरूरत के हिसाब से समय समय पर नागरिकता कानून में संशोधन कर शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण नहीं किया, इसलिए सरकार को ये बिल लाने की जरूरत पड़ी। तीनों पड़ोसी देशों ने वादे का निभाव नहीं किया और इसके कारण अपने धर्म को, अपने सम्मान को, अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए वो इस देश में आए। अब कहां जाए? उनको नागरिकता नहीं देंगे। लघुमती जो शरणार्थी बनकर आई है उसी को एड्रेस करने के लिए बिल लाए हैं, इसीलिए 3 देशों का जिक्र है। वरना जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश के सारे शरणार्थियों को 71 में स्वीकारा तो उस वक्त लंका वाले को क्यों नहीं स्वीकारा? हमने इरादों पर शंका नहीं करी। बिल की वैधानिकता और संवैधानिकता पर सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 14 संसद को रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से नहीं रोकता। उन्होंने बिल में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किए जाने पर कहा कि विधेयक में जिन 3 देशों से आए लोगों को शामिल किया गया है उसमें वहां के अल्पसंख्यक ही हैं। मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि 6 धर्म के लोगों को ला रहे, इसका कोई एप्रिसिएशन नहीं है। सिर्फ मुस्लिम क्यों नहीं है ये बात पूछी। खैर, क्यों नहीं है ये भी मैं बताता हूं। मान्यवर, क्यों नहीं है ये भी बताता हूं कि ये बिल हम ये 3 देशों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना जिन लघुमतियों पर हुई है उनको शरण देकर उनके सारे पास्ट के जो कागज नहीं है सब चीजों को छोड़कर नागरिकता देने के लिए लेकर आए हैं। अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया है, संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधारित हो। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन आज यहां है। हम कोई एक धर्म को नहीं दे रहे, हम ये 3 देशों की माइनॉरिटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरिटी को ले रहे हैं। एक क्लास को ले रहे हैं और उसमें भी वो क्लास को जो धार्मिक प्रताड़ना से प्रताड़ित है। 31 दिसंबर 2014 अगर 11+1 का हम प्रावधान रखते तो उनके 11 साल 31 दिसंबर 2014 के दिन जो आए उनके 11 साल होते 2025। तो उन लोगों को इतने समय राह न देखनी पड़े, इसलिए ये प्रोविजन को कम करते हुए हमने 11+1 की जगह ये स्पेशल क्लास के लिए 5+1 का प्रोविजन किया है, जिससे 2020 से ही वो लोग अपनी नागरिक बनने की प्रक्रिया को शुरू करें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि यह विधेयक किसी के अधिकार छीनने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जिनका उनके देशों में अधिकार नहीं मिला। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों को राजनीतिक चश्मे से इसे नहीं देखने की अपील की। आप कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुझे बताइए सिब्बल साहब, इसमें मुसलमानों का, जो भारत का मुसलमान है, इसका अधिकार कैसे जाता है? इसकी नागरिकता कोई नहीं छीन रहा साहब। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। ये नागरिकता देने का बिल है। उसके अधिकार के साथ कोई छेड़खानी मान्यवर ये बिल को नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं माइनॉरिटी को कि अपप्रचार में मत आइए, ये भ्रामक प्रचार के अंदर मत आइए। ये जो आपको डराने का कार्यक्रम है वो पॉलिटिकल कार्यक्रम है। वास्तविकता ये है कि इस बिल से भारत के मुसलमानों की सिटीजनशिप से स्नान सूतक का कोई संबंध नहीं है। एक रियायत देने के लिए राजस्थान की बॉर्डर पर जो आए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर 2 बार रियायत दी है, और 13,000 लोग ये रियायत के आधार पर, ये 2 ही धर्म के 13,000 लोग नागरिक बने। मगर वो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सारा सेक्युलरिज्म। जो करो वो कोई आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? कोई असर होने वाला नहीं है। ये तो वहां से जो प्रताड़ित लोग आए हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उनको नागरिकता देने का सवाल है, किसी को हटाने का नहीं। इसलिए मेहरबानी कर पॉलिटिक्स करिए, परंतु पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आज मन से आपको अपील करना चाहता हूं, ये बड़े संवेदनशील मामले होते हैं, और ये जो आग लगती है वो अपने ही घर को जलाती है। 70 साल तक ये लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। इसको न्याय नरेंद्र मोदी जी ने देकर इतिहास इसको सुवर्ण अक्षर से अंकित किया। लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना में जी रहे थे, उनको न्याय किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वोट बैंक की लालच के अंदर आंखें अंधी हुई थी, कान बहरे हुए थे, उनकी चीखें नहीं सुनाई पड़ती थी। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं किया। केवल और केवल ये पीड़ितों को न्याय करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर आए हैं। ना सीएबी एंटी मुस्लिम है, ना 370 एंटी मुस्लिम है, ना ट्रिपल तलाक एंटी मुस्लिम है। ट्रिपल तलाक इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को अधिकार देने का बिल है, जो आज तक क्या माताएं बहनें नागरिक नहीं है? मान्यवर, माताएं बहनों का कोई अधिकार नहीं है, आज तक नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार वोट बैंक को सिरे कर रखते हुए ये माताओं बहनों को अधिकार। आर्टिकल 370, क्यों कश्मीर में हिंदू नहीं रहते हैं, बौद्ध नहीं रहते हैं, सिर्फ मुसलमान रहते हैं? इस तरह से क्यों सोचना? आर्टिकल 370 सबके लिए उठाया है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं उठाया है। सीएबी कैसे एंटी मुस्लिम बनेगा? मान्यवर, सीएबी के अंदर कहीं पर भी किसी मुसलमान की नागरिकता को छूने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बाकी जो वहां की माइनॉरिटी है उसको देने का मान्यवर सवाल है। तो मैं नहीं मानता कि सीएबी किसी भी तरह से एंटी मुस्लिम हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों को भरोसा दिलाया कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने भी कानून की वैधानिकता पर सदन को जानकारी दी। 371 को डाइल्यूट न करे, ऐसा मुझे कहा। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बिल किसी भी तरह से 371 ऐप को डाइल्यूट नहीं करता है। सिक्किम को 371 ऐप में मिले हुए सारे अधिकार अबाधित हैं। अब दूसरी बात बार बार कही जा रही है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और ऐसे लोग बोल रहे हैं जो कानून की समझदारी भी रखते हैं। सर, आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज द सब्सटेंस ऑफ आर्टिकल 14। और सर, उसी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक नहीं दर्जनों फैसले हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है, एंड दैट रीजनेबल क्लासिफिकेशन मस्ट सबसर्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल।
विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों और समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस बिल के जरिए लाखों हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को राहत मिलेगी और 31 दिसंबर 2014 से पहले आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने अपनी बात रखी और इसके अलावा दूसरे दलों के सांसदों ने भी विधेयक पर अपने विचार रखे। पर सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है माननीय? वो भौगोलिक, टेरिटोरियल है, जन्म से है, स्वयं के जन्म से, माता पिता के जन्म से और हमारे संविधान निर्माताओं ने तो आगे जाकर ग्रैंड पेरेंट्स के जन्म से भी किया कि जो विस्थापित थे, जो पीड़ित थे, बंटवारे के बाद क्या संविधान निर्माताओं का यह सम्मान करना है? हमको यह भी मालूम है कि 1950 में जब इंडिया ने अपना संविधान एडॉप्ट किया और उसको लागू किया तो हमने कहा वी द सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमने सेक्युलर होना तय किया, धर्मनिरपेक्ष देश बनाया भारत को। लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामिक नेशन पाकिस्तान को घोषित किया, यह हमको मालूम होना। How many people have lost their documents? Poor people. How many millionaires will be missing from this? None. These are poor people who've lost their documents in floods, who've lost their documents through ethnic violence. The Motuas you talk about in Bengal. Arey Baba, the Motuas have been voting, living, deemed citizens for the last 50 years. They've been voting in Bengal. What new thing are you giving them? You're packaging it better. अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारे देश में अगर कोई दल, कोई संगठन, कोई व्यक्ति भारत को धर्म शासित राज्य, चाहे इस्लामी राष्ट्र, चाहे खालिस्तान, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करे, उसका खंडन कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर ऐलान करना चाहिए कि चूंकि धर्म शासित राज्य अत्याचार करता है अपने नागरिकों के साथ, इसलिए हम किसी प्रकार के धर्म शासित राज्य का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों को रोकेंगे। चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने केवल 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को शामिल करने पर सवाल उठाया। वहीं कई सदस्यों ने विधेयक की वैधानिकता पर सवाल उठाए। क्या कुछ प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम्स भूटान के क्रिश्चियंस के साथ नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या इंडियन ओरिजिन के मुसलमान बर्मा में है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? न कंट्री को जोड़ा गया है और न वहां के धर्म को जोड़ा गया। How do you group 3 countries, Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, and leave out the other neighbors? 2. How do you identify only 6 religious groups, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian, and leave out others like Ahmadiyas, Hazaras, Rohingyas? The deprived people, the oppressed people, and that is exactly what this bill is trying to propose to do. This is what we are trying to do. You include and consider that the citizenship bill also take into account the Sri Lankan refugees and give them Indian citizenship. मैं मानता हूं ये बिल धार्मिक नहीं है, ये बिल मानवता के आधार पर उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमें ये भी पता है कि घुसपैठ और शरणार्थी में फर्क है। तो क्या बिल पास होने के बाद संजय जी कंक्लूड करिए, इस देश के सभी जो घुसपैठ है उसको आप बाहर निकालेंगे? Now, Muslims being excluded is the sole problem of this entire act, and this act is bound to fail. The soul of the constitution, जो कि है आपने सेकुलरिज्म की मेंटेन रखेंगे, धर्मनिरपेक्षता मेंटेन रखेंगे, you have taken away that. ये पार्टीशन और उसमें केवल हिंदू और मुस्लिम का ही एक भेदभाव था, ये दृष्टिकोण रखना ये बहुत संकुचित होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर ये बिल को और एक सिलेक्ट कमेटी की ओर भेजा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी।
I appeal to the Honorable Home Minister to extend the ILP under the Bengal Act to Sikkim as well, since it is also being extended to the state of Manipur. जिसकी मृत्यु हो गई वो तो कह नहीं सकता कि भाई वो प्रोसिक्यूट हुआ था, उसने कभी पहले कहा है भी नहीं। तो बच्चों को सिटीजनशिप कहां से मिलेगी, किस आधार पे दोगे आप, वो मापदंड क्या है? We totally agree with you. There is a persecution. You must help them, take them, give them more relief. Nobody has an objection. But here you are dividing the migrants as such. What you are trying to do is, a migrant who is a Hindu has all the relief from you. If it is some Muslims, no. When Afghanistan has been included, why not Bhutan? Why not Myanmar? Why not Sri Lanka? All these countries have to be included. Why you have selected some 3 countries which are majority in Muslim population, and you say that minority have been persecuted from these 3 countries? Sir, and again it has been justified that these countries have a state religion. मैं आशा रखता हूं आज गृह मंत्री जी इसके ऊपर वहां के लोगों को विश्वास दिलाएंगे इस हाउस के जरिए, और बाकी जो स्टेट के लिए उन्होंने व्यवस्था किया है, जैसे 371 पर ये लागू नहीं होगा, ILP एरिया में वो लागू नहीं होगा, 6 शेड्यूल में वो लागू नहीं होगा, और इसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां विधेयक को शरणार्थियों के लिए बड़ी राहत बताया, वहीं कुछ सदस्यों ने श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों को भी नागरिकता देने की मांग की। भारत की सरकार ने संकल्पित होकर इस संशोधन विधेयक को लाया है, और यह संशोधन विधेयक आज से 50 साल पहले जिस प्रकार से इतने लंबे समय के राजनीति के कालखंड में आज तक इस विधेयक को लाने की हिमाकत सरकार ने नहीं करी, अगर ये पहले हुआ होता तो जो पीड़ित परिवार थे वो कई वर्षों पहले स्वाभिमान के साथ भारत के नागरिक कहलाते। Of all faiths equal, the use of religion as a criterion would be inconsistent with the basic structure of the Constitution. We fear, in particular, that the careful exclusion of Muslims from the ambit of the bill will greatly strain the pluralistic fabric of the country, they say. The issue has been taken off the context completely. What is real at the regional level, on the ground, and what is happening at the national level has taken a completely different turn, a new dimension here. The citizens of India now is apprehending with regard to introducing the by virtue of this bill a discrimination on 2 grounds: constitutional validity and legislative competency. पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम उस अवधारणा को, उस धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ भेद और नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को नहीं बनाना चाहते। I fear this bill will lead to the death of India. So don't kill India. Let the people of India live forever. Thank you. Let this great country march forward. The idea of India is under attack today. We are facing the bonds of partition. Bangali এই partitionের জন্য তার ফলাফল আজও ভোগ করছে। We have partitioned our soil. We must not partition our soul. আমাদের আত্মা যেন দ্বিখণ্ডিত না হয়। আমি আবারও এই বিলের বিরোধিতা করছি। Thank you. The government of India should positively consider their request in case if they want to settle down in India, sir. Therefore, eliminating Muslim migrants from the provisions of amendments might be taken up for consideration in furtherance of human gestures. Further, thousands of Sri Lankan people belongs to the different communities entering into the country as refugees. They are also left out in the proposed amendment bill. This will also be deviation of dilution of our secularism policy in this country. केंद्र सरकार जो बिल आनिछंती ताहा राजनीतिकरण न करा जाओ। बृहत्तर स्वार्थ दृष्टि यहाकु समर्थन करने सह एवं जदि मनरे कोनोसी आशंका अछि ताहाकु दूर करी राजनीतिकरण निवृत्त रहिबार आवश्यकता रहिछि।
by this CAB, you are going to force our Indian Hindu people to tell them as foreigner, you are going to do this. It's our moral obligation that if the circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach into granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal. They see this bill as a ploy in the Northeast because they have assimilated indigenous to assimilate the indigenous people in the Northeast. आज जब इस सदन के द्वारा इस प्रस्ताव को हम पारित करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ट्राइस्ट विद ह्यूमैनिटी करने जा रहे हैं. दिस इज ए ट्राइस्ट विद ह्यूमैनिटी. वी डोंट बिलीव इन डेस्टिनी. Sir, my state Meghalaya has already suffered the burden of sharing its resources and privilege with immigrants and settlers, and will fight, and we will fight, sir, to preserve its indigenous ethnic tribal identity at all costs and sacrifice. ये देश के लोगों को संविधान के अनुच्छेद 21 में जो गरिमापूर्ण जीवन का आश्वासन दिया है, ये उसके अनुकूल है और ये भारत की छवि को एक मानवतावादी देश के रूप में जिनको धर्म का पीड़न है, जिनके ऊपर अत्याचार है, उनको संरक्षण देकर मानवीय जीवन मूल्य जीने के लिए जो ये विधेयक लाया गया है, इस विधेयक का समर्थन करते हैं. हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर बहुत बड़ी संख्या में परिवार सहित आकर, पूरा परिवार, छोटे बच्चे सब आकर के, और जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बहुत बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं. उनकी सेवा सुरक्षा के लिए कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं. दिल्ली के ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बने संसदीय पैनल ने दिल्ली में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर उपाय करने की सिफारिश की है. राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता में बनी 31 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी ने दिल्ली के सभी अधिकारियों, एजेंसियों से विचार विमर्श करके दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रबंधन के लिए 107 सुझावों की सूची दी है. पैनल ने सुझाव दिया कि दिल्ली में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन तभी किया जाए जब पुराने वाहनों को खत्म किया जाए और पार्किंग स्पेस की उपलब्धता हो. पैनल ने दिल्ली में ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए जल्द से जल्द 6000 बसें चलाने की सिफारिश की है. इसके अलावा ई वाहनों को चलाना, पुराने 10 साल के डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद करने की भी संसदीय पैनल ने सिफारिश की है. पैनल ने यह भी कहा है कि दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पेरिफेरल और रिंग रोड से ही चलना सुनिश्चित किया जाए, जिससे शहर की सड़कों को जाम से मुक्ति मिल सके. रिपोर्ट में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से भी ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की बात कही गई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ ट्रैफिक लाइटों तक सीमित न होकर लोगों को लेन ड्राइविंग की अनुपालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं राज्यसभा की कार्यवाही आज शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. शून्यकाल शुरू होते ही टीडीपी समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यों को जीएसटी भुगतान जारी करने में देरी का मुद्दा उठाया. भुगतान में देरी को लेकर कई विपक्षी सांसदों ने स्थगन नोटिस दिया था. टीआरएस के केशव राव ने कहा कि 9 राज्यों को अभी तक अगस्त के बाद से केंद्र की तरफ से बकाया नहीं मिला है, जिससे विकास के कार्यों में बाधा आ रही है. हालांकि सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और फिर से उपयुक्त बहस के दौरान इसे उठाया जा सकता है. इसके बाद भी जीएसटी भुगतान जारी करने की मांग को लेकर टीएमसी, कांग्रेस और टीडीपी के सदस्य समर्थन करते रहे, जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान पड़ा. सभापति ने सदस्यों को वापस अपनी जगह पर जाने को कहा, फिर भी व्यवधान जारी रहा. इस पर सभापति ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. राज्यसभा समाचार में फिलहाल इतना ही. आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ. नमस्कार.